हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से मुझे मेरे लगातार इन्वेस्टर कुछ दबी हुई आवाज़ में ये पूछ रहे हैं कि विनोद, क्या बाज़ार में मंदी आने वाली है। तो मैं उनसे जाहिर सी बात है ये पूछता हूं कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि मंदी आने वाली है। तो सबका एक ही कॉमन जवाब होता है कि हमें मीडिया में पता चला, हमें टीवी चैनल से मालूम पड़ा, हमें अखबार से मालूम पड़ा। और कुछ पड़ोसी देशों में जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएसए, वहाँ पर कुछ क्राइसिस है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल उनसे ये होता है कि क्या अपने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या यूएसए में रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जवाब आता है जी नहीं। लेकिन अगर पड़ोसी देशों में समस्या है तो अपने को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं, क्या बाज़ार में मंदी आने वाली है, सुस्ती है या फिर निवेशकों के लिए एक मौका है। तो इस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये नेगेटिव खबरें, मंदी की खबरें, पेसिमिस्टिक की खबरें आती कैसे हैं। देखिए, दुनिया में जो लोग नेगेटिव खबरें, पेसिमिज्म या मंदी के बारे में आगाह करते हैं, उन लोगों को दुनिया एक्सपर्ट की नज़र से देखती है, और जो ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव बात करता है, तेज़ी की बात करता है, उसको दुनिया एज ए सेल्समैन देखती है। और पूरी दुनिया के लोग जितने भी इस मार्केट में होते हैं, वो हर आदमी अपने आप को एक्सपर्ट बनना चाहता है। इसलिए ये मंदी की खबरें सबसे ज़्यादा दुनिया में आती है। एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट मीडिया में आने का कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव खबरें 3 गुना ज़्यादा स्पीड से फैलती है, इसलिए भी ये खबरें आती है। सबसे पहले मैं आज अब बात करता हूं कि मंदी है, मौका है या सुस्ती है। मंदी, आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं, स्टोरी कुछ अलग हो सकती है। इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर मिस्टर नारायण मूर्ति कहते हैं कि मैं डेटा के अलावा केवल भगवान पे यकीन करता हूं, और डेटा कुछ अलग कह रहा है। तो मैं आपके साथ कुछ साझा कर रहा हूं कि कुछ डेटा क्या है, एट प्रेजेंट जो कुछ डेटा है वो क्या है। सबसे पहले आप देखिए जीएसटी कलेक्शन, 1.5 लाख करोड़ रुपया पर मंथ का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। दूसरी खबर, ऑटो सेल्स। ऑटो सेल्स के अंदर करीबन 3.5 लाख यूनिट पर मंथ की सेल हो रही है। आपने देखा होगा हाई लोन की रेट बढ़ गई है, ऑटो लोन की ईएमआई की रेट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हाई है। इसके अलावा नॉन फेस्टिव सीजन है और सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। उसके बावजूद 3.5 लाख यूनिट्स, जो कि रिकॉर्ड है। आपने अभी रिसेंटली जो गाड़ियां लॉन्च हुई, एक्सयूवी 700 और थार, उनकी 1 साल की वेटिंग लिस्ट चल रही है। स्कॉर्पियो एन जो हुई लॉन्च अभी, वो पहले 25 मिनट में 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग हुई। क्या इसको मंदी बोलते हैं? क्या इसको सुस्ती बोलते हैं? दूसरी बात, जो एफआईआईज बाइंग की बात थी, एफआईआईज ने, विदेशी लोगों ने जो है अप्रैल 2020 के अंदर, मार्च और अप्रैल 2020 के अंदर करीबन 60,000 करोड़ का माल बेचा। अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक उन्होंने करीबन 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। और ऐसा पहली बार हुआ कि विदेशी फिरंगियों के सामने, विदेशी एफआईआईज के सामने हिंदुस्तानी अंगद की तरह पैर जमा के खड़े हो गए, और 2.5 लाख करोड़ के सामने 1,10,000 करोड़ रुपया डोमेस्टिक हिंदुस्तानियों ने डाला एसआईपी के रूट से। ये सबसे बड़ी बात है। इस मोमेंट को हिंदुस्तानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट चल रही है 3 साल की। इसके अंदर एमएसएमई के अंदर सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ हुई है वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन रिक्वायरमेंट की वजह से। इसके अलावा चाइना +1 की एक जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग पावर इंडेक्स, मैनेजर इंडेक्स पीएमआई 56.4 है। इसका मतलब ये है कि ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है लास्ट 13 मंथ से। इसके अलावा चाइना में लॉकडाउन की वजह से भी इंडियन इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। अभी अभी रिसेंटली 5G स्पेक्ट्रम हुआ, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए की ऑक्शन हुई, 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी, जो कि 2015 में 1.1 लाख करोड़ से करीबन 40% ज़्यादा है। और इतना पैसा गवर्नमेंट ने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। इसके अलावा एक और अहम बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ
यूपीआई ट्रांजैक्शन 628 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन 628 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं 10.5 लाख करोड़ के। 10.5 लाख करोड़ का मतलब ये है हिंदुस्तान का बजट है 40 लाख करोड़ का, और उसमें अगर 10.5 लाख करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी 25% ट्रांजैक्शन जो इंडिया का बजट है उसके बराबर हो रहे हैं। अब इसके मायने क्या है? ये हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। जैसे फिजिकल कैश जो है उसका ऐसा माना जाता है कि वो 50, अगर आपने 1 लाख रुपया बाजार में डाला तो वो 50 लाख रुपए के बराबर काम करता है, यानी 50 गुना। लेकिन डिजिटल जो करेंसी है वो 500 टाइम्स काम करती है, क्योंकि कैश जो है वो एक समय में एक जगह पे ही हो सकता है, या तो आपकी पॉकेट में हो सकता है या आपकी तिजोरी में हो सकता है। लेकिन डिजिटल जो है आपके पास, आपके वॉलेट में है, बैंक के भी वही वॉलेट में दिख रहा है, वही किसी थर्ड पार्टी के वॉलेट में दिख रहा है, तो उसका फ़ायदा ये है कि मल्टीपल जगह उसका लेवरेजिंग हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिकॉर्न की, यूनिकॉर्न वो होते हैं जो नए नए स्टार्टअप आते हैं। आपको मालूम होगा 2011 में पहला यूनिकॉर्न आया था, और 2021 अकेले के अंदर 45 यूनिकॉर्न हुए। यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन होती है, यानी 8000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है। अभी फिजिक्स वाला 101 वाला जो यूनिकॉर्न बना, तो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ मार्केट में हो रही है। इसके अलावा फॉरेक्स किटी, अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो 5th लार्जेस्ट दुनिया के अंदर अपना विदेशी मुद्रा भंडार है। एक समय था जब 1991 के अंदर 90-91 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने एलपीजी एरा ओपन किया था, रिफॉर्म किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था। तब अपने पास अपने को सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन आज अपने पास 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स किटी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस समय अपना रुपया 25 रुपये का था डॉलर के सामने, आज 80 रुपये है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपया कमज़ोर होने से मतलब ये नहीं है कि देश कमज़ोर हो रहा है। रुपये कमज़ोर होने का मतलब है कि महंगाई प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से वो कमज़ोर हो रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से कमज़ोर हो रहा है। पिछले 75 सालों में यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन हिंदुस्तान से बहुत कम रही, इस वजह से रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई। रुपया कमज़ोर होने का मतलब देश कमज़ोर होना कतई नहीं है। इसलिए नहीं है कि 1991 में अपने को सोना गिरवी रखना पड़ा था, जबकि आज अपने 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स किटी के अंदर है। तो 1991 में हिंदुस्तान मजबूत था या आज मजबूत है? इसके अलावा जिन देशों से अपने कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे नेपाल, वहाँ पर 13% की बैंक एफडी का रेट है, केवल 7 महीने का वहाँ फॉरेक्स रिजर्व बचा है, विदेशी मुद्रा बची है। पाकिस्तान, वहाँ पर 21% की इन्फ्लेशन है, आप सोच करके देखिए, और वहाँ पर केवल 21% की इन्फ्लेशन के बाद केवल 6 वीक का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, और वहाँ की करेंसी जो है वो 225 रुपया डॉलर के सामने है। तो अपने को नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है, यूएसए तो डेवलप कंट्रीज है, फिर वहाँ स्लो डाउन क्यों हो रहा है? यूएसए के अंदर मॉर्गेज लोन टू जीडीपी रेशियो 50% है, यानी किसी के पास मकान है, दुकान है, गाड़ी है, तो वो सब चीज़ें लोन पे चल रही है। इंडिया में मॉर्गेज लोन टू जीडीपी रेशियो केवल 11% है। अगर आपने पिछले 2-5 सालों के अंदर कोई लोन लिया है, होम लोन लिया है या कॉमर्शियल लोन लिया है, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा लोन मिलता नहीं है। उसके लिए भी बैंक इतना वेरीफाई करता है। तो अपनी इकोनॉमी जो है वो लोन के ऊपर नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी ये बाज़ार के जानकार हैं, एक बार सर जॉन टेम्पल्टन ने कहा था कि अगर किसी बीमारी का 10 डॉक्टर एक ही इलाज बता रहे हैं तो वो ही उस बीमारी का सही इलाज है। अगर कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है और 10 इंजीनियर एक ही तरीका बता रहे हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का, तो उस बिल्डिंग को बनाने का वही सही तरीका है। लेकिन
यहाँ अर्थव्यवस्था के बाज़ार में, शेयर बाज़ार में अगर 10 क्या 50 एक्सपर्ट भी एक जैसी बात कर रहे हों तो 50 के 50 गलत हो सकते हैं और हुए हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए। अगर आप खबर अच्छी चाहेंगे तो भाव अच्छा नहीं मिलेगा, NAV अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए सबसे अहम बात यह है कि आपको कोई स्लो डाउन देखना ही नहीं है। अभी 3 ट्रिलियन की GDP है 2022 में और आगे 2030 तक 6 ट्रिलियन की GDP होगी। इसका मतलब ये है कि पिछले 75 सालों में जितना अपना GDP में ग्रोथ हुआ, जितना GDP का साइज हुआ, उसका अगले 8 साल में होना है। अब ये अगले 8 साल में जब इतनी ग्रोथ होनी है तो हर हिंदुस्तानी को इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितनी मैक्सिमम SIP बढ़ा सकते हो, जितना पैसा डाल सकते हो उतना डालना चाहिए। और एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बुफे का नाम सुना होगा। उन्होंने 75 साल के करियर में 29,000 बार 29,000 टाइम्स वहाँ के मुख्य अखबारों ने ये छापा कि वहाँ पर मंदी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी बार छापा एक भी बार मंदी नहीं आई, 29,000 टाइम्स। उनके करियर में मंदी आई, लेकिन तब आई जब अखबारों ने नहीं छापा। यानी पिछले 75 साल के करियर में मिस्टर लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बुफे के करियर में 33 बार मंदी आई और 48 साल वो मंदी चली, लेकिन एक भी अखबार ने नहीं छापा। दूसरी अहम बात, अप्रैल 2020 और मार्च 2020 के अंदर जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब बहुत सारे निवेशकों ने पैसा बनाया होगा। वो इसलिए बनाया क्योंकि ये जितने भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, उनको ये वीडियो बनाने का, इनको टीवी चैनल पे अखबार वालों को मौका ही नहीं मिला कि मंदी आने वाली है। तो जितना इन्वेस्टर ने बाजार से बाहर रह करके पैसा खोया है, उतना पैसा तो केवल मंदी में नहीं खोया। तो जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप हिंदुस्तान की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कीजिए। FIIs ने वापस बाइंग करना चालू कर दिया है। अप्रैल 12 तक करीबन 40,000 करोड़ रुपए वापस डाल दिया है। और अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए जो लेकर के गए पिछले 8-9 महीने में अगर वापस डाल देते हैं तो बाजार में कयामत आ जाएगी। इसलिए अपनी SIP जितनी आप बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाइए, जितना आप पैसा बाजार में डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन से 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के नज़रिए से आप पैसा डालिए। पैसा बनना तय है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिले होंगे। तो और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।